अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम हमने काफ़ी डिटेल से क्रीप के बारे में डिस्कशन की है और काफ़ी डिटेल से उसे देखा है, उसकी स्टेजेस क्या कौन सी होती हैं और डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू में वो किस तरह क्रीप के फिनोमिना को कंसीडर किया जा सकता है। आज हम एक ज़रूरी चीज़ पॉइज़न रेशो जो है ना उसको काफ़ी ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे। पॉइज़न रेशो वैसे तो डेफिनेशन वाइज आपको पता है वो क्या चीज़ होती है। एक पॉइज़न रेशो को डिस्कस करेंगे और एक सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर थोड़ा बहुत टाइम हुआ तो लाजमी उसको भी डिस्कस करेंगे। अलबत्ता पॉइज़न रेशो के साथ हम जनरलाइज्ड हुक्स लॉ को जो है ना इसको एक्सप्लेन करते हुए जनरलाइज्ड हुक्स लॉ इसको हम डिराइव करेंगे कि 3 डायमेंशन में वो किस तरह शो होगा, ठीक है। और साथ एक चीज़ ऐड करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को। इन सारी चीज़ों की डेफिनेशन की हद तक हमने किया, थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन इनको ज़रा हम अपनी देखते हैं कि अपनी रूटीन लाइफ में किस तरह इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कुछ एग्जांपल्स के साथ इनकी डिस्कशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी तक हम ये करते रहे हैं ना, हुक्स लॉ वो क्या चीज़ होती है। स्ट्रेस is directly proportional to stress is directly proportional to strain, stress is equal to E strain, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कहते रहे हैं और अगर एक्स डायरेक्शन में है तो ये भी एक्स डायरेक्शन में है तो इसको, लेकिन 3 डायमेंशंस में ये किस तरह चीज़ होगी उसको ज़रा देखेंगे। और सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी पॉइज़न रेशो के ऊपर। पॉइज़न रेशो के लिए ये Poisson ratio. To understand Poisson's ratio, let's take an example of a rubber strip as shown. पॉइज़न रेशियो When we जैसा pull कि this strip in a ग्राफ में भी longitudinal डिस्कस करते रहे हैं, direction, अगर कोई the हमारे strip पास स्पेसिमन हो, ठीक है। जैसा कि हमें मालूम है कि एक कोई भी स्पेसिमन अगर हो, कोई भी मटेरियल हो, उसके ऊपर टेंसाइल लोड अगर हम लगाएं तो इसकी डायमेंशन लोड की डायरेक्शन में ज़्यादा होती है। टेंसाइल अगर लोड लगाएं तो ज़्यादा होगी और अगर कंप्रेसिव लगाएं तो इसकी डायमेंशन जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही कम हो जाएगी कंप्रेसिव के नतीजे में। लेकिन अगर हम थोड़ा जहन में रखें कि ये बॉडी 3 डायमेंशन में है तो इसकी बाकी जो एक्सिस में मटेरियल है, मतलब ये अगर हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन है तो वाई और जी बाकी दूसरी डायरेक्शंस में इसके मटेरियल के साथ क्या होता है, कुछ इस तरह pull का this आपको strip in a बिहेवियर देखने को longitudinal मिलता है अगर आप direction, इसे the एक्सटेंड strip करते हैं elongates in a तो ये दरमियान से वर्टिकली हमें जो ये देखने को मिलता है, ये थोड़ी सी इसकी वो कम हो जाती है, इसको पुश मिलती है।
ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसको ये पुश मिलती है और हमें डायमेंशन इसकी कम होती हुई नज़र भी आती है। ठीक है, इसी तरह अगर ये एक्स डायरेक्शन है और इसको वाई डायरेक्शन अगर कंसीडर करें तो ये इनटू द बोर्ड इनटू द स्क्रीन जो आपको डायरेक्शन नज़र आ रही है, ठीक है, वो लेट्स सपोज जी डायरेक्शन है। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी इसकी डायमेंशन जो है वो कम होगी। ठीक है, तो ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाती है उसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और जो इसके अलावा दो डायरेक्शंस होती हैं वाई और जी, उनको लेटरल डायरेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो पॉइजन रेशो जो आपने फार्मूला पढ़ा था वो उसका फार्मूला ये था कि जो स्ट्रेन आ रही है बाकी दोनों डायरेक्शंस में भी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ वाई डायरेक्शन में भी और जी डायरेक्शंस में भी हो रही है एक्स के बाद। एक्स तो प्राइमरी है ही, बाकी दोनों डायरेक्शन सेकेंडरी डायरेक्शंस हैं या उनको हम लेटरल डायरेक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी डायरेक्शन को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन भी बोलते हैं। तो हम इसको पॉइसन रेशो को, ठीक है, यू के साथ शो करते हैं और हम इसको लिखते हैं लेटरल ओवर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हमारे पास पॉइसन रेशो का जो रिलेशन है ये हम करते रहे हैं। ठीक है, तो बाकी वो एक अलग बात है कि यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि दूसरी डायरेक्शंस में इसको कंप्रेसिव स्ट्रेसेस देखने को मिलती है और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को आप नेगेटिव लेते हैं। या चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ अगर हम वो देखें, उसमें जो चेंज इन लेंथ होती है ना वो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल लेंथ कम होती है लेटरल डायरेक्शन में और इनिशियल लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ऊपर माइनस आ जाएगा, या आप कंप्रेसिव को वो माइनस ले लेंगे तो ऊपर लेटरल में ऊपर माइनस आ जाता है। तो ये शो करने के लिए जस्ट होता है कि लेटरल डायरेक्शन लेटरल स्ट्रेन जो होती है वो माइनस में आती है। वैसे हम पॉइसन रेशो को पॉइंट्स में ही डील करते हैं आमतौर पे 0 to 0.5। ठीक है, तो एक्चुअली ये बेसिकली -1 से 0.5 तक मूव करती है। ठीक है, वो कैसे करती है वो भी आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी तक ये है कि हमारे पास पॉइसन रेशो का हमने फार्मूला रिकॉल किया है और इसको देखा है कि ये किस तरह मतलब शो होती है। इसको ही हम कंप्लीट अगर कर लें, The strain developed in a longitudinal direction is known as longitudinal strain, and the strain developed in a lateral direction is known as lateral strain. Now, when we take the negative ratio between this lateral strain and the longitudinal strain, we get Poisson's ratio. Poisson's ratio describes the relative change in the lateral dimensions of an object when the load is applied in longitudinal direction and vice versa. Poisson's ratio for some of the important materials are as shown. और ये कुछ यहाँ पर हमें Poisson's ratio to understand as shown. वैल्यूज शो की गई हैं इसकी पॉइसन रेशो की। कॉर्क की दी गई है, कॉर्क की याद रखें पॉइसन रेशो 0 होती है, यहाँ पे गलत लिखी हुई है। ठीक है, रबर की 0.48 to 0.5 होती है। ठीक है, लेड की 0.44, कॉपर 0.37, एलुमिनियम 0.35, स्टेनलेस स्टील 0.3, स्टील 0.29 और माइल्ड स्टील आलमोस्ट 0.33 के बराबर होती है। तो ये बेसिकली मतलब ये
आप ये देखें यहाँ पर 0 से 0.5 के दरमियान आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। कॉर्क की 0 होती है, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमारे पास 3 डायमेंशन में अगर एक कोई बॉडी है 3 डायमेंशन में, ठीक है, इसके ऊपर हम फोर्स अगर लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स, ठीक है, इसकी ये अगर एक्स डायरेक्शन है, लेट्स सपोज ये वर्टिकल जी डायरेक्शन है, ठीक है, और इसकी ये वाली डायरेक्शन जो है ये लेट्स सपोज वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में अगर ये फोर्स हम लगा रहे हैं, टेंसाइल अप्लाइड फोर्स, तो बाकी वाई और जी डायरेक्शंस की डायमेंशंस कम होंगी। एक्स डायरेक्शन की डायमेंशन बढ़ेगी, वाई और जी की कम होगी, ठीक है। और पॉइजन रेशो को हमने डिफ़ाइन किया है कि वो सेकेंडरी स्ट्रेन ओवर प्राइमरी स्ट्रेन है। सेकेंडरी स्ट्रेन लेट्स सपोज सेकेंडरी स्ट्रेन जो है वो वाई डायरेक्शन में अगर हम कंसीडर करें तो एप्सिलॉन वाई ओवर एप्सिलॉन एक्स, ठीक है। ये हमारे पास पॉइजन रेशियो का एक फार्मूला आ गया, ठीक है। इसी तरह पॉइजन रेशियो को हम इस तरह भी कंसीडर कर सकते हैं, एप्सिलॉन जी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये मैक्सिमम 0.5 तक इस वजह से जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास मटेरियल वाई और जी की डायरेक्शन में, वाई और जी की डायरेक्शन में जो हमारे पास मटेरियल है वो प्योरली आइसोट्रोपिक है और बहुत आइडियल किस्म का मटेरियल है कि उसको एक्स की डायरेक्शन में अगर लेट्स सपोज ये पूरा क्यूब है, उसको एक्स की डायरेक्शन में अगर आप खींचते हैं ना, ठीक है, लेट्स सपोज आप हम उसको 4 सेंटीमीटर चेंज इन लेंथ आती है, डेल्टा एल एक्स, ठीक है, डेल्टा एल एक्स 4 सेंटीमीटर अगर एक्स डायरेक्शन में आती है, तो वाई डायरेक्शन में और जी डायरेक्शन में जो चेंज इन लेंथ आएगी ना, अगर ये प्योरली आइसोट्रोपिक मटेरियल है और लेट्स सपोज आइडियल एक रबर है, ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर अगर ये बड़ा है तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। अब बेसिकली तो मटेरियल का वॉल्यूम वही रहेगा, इसके मटेरियल के वॉल्यूम को सेम रखने के लिए, ठीक है, आइडियली हम बात करते हैं कि वॉल्यूम सेम रहेगा, तो इसके वॉल्यूम को सेम रखने के लिए जो ये लेट्स सपोज 4 सेंटीमीटर डायमेंशन एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर गई है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 सेंटीमीटर कम वाई की डायरेक्शन में होगा और 2 सेंटीमीटर जेड की डायरेक्शन में कम होगा, फिर इसका वॉल्यूम जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेट्स सपोज इसका वॉल्यूम पहले 16 क्यूबिक मीटर था, ठीक है, तो हमने इसको एक्सटेंड किया 4 सेंटीमीटर, जो ये बढ़ गया, ठीक है, तो डायमेंशन इसकी बढ़ी, तो 4 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग जो भी इसका वॉल्यूम इंक्रीज होने की कोशिश की उसका हाफ वाई डायरेक्शन में कम हो गया और हाफ जेड की डायरेक्शन में कम हो गया, ठीक है। तो इससे ये देखें कि पॉइजन रेशो का ये जो फार्मूला है एप्सिलॉन वाई ओवर एप्सिलॉन एक्स, ठीक है, तो मतलब वाई ये जो चेंज इन लेंथ ओवर पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ वाई की डायरेक्शन में जो आपके पास स्ट्रेन आएगी ना, ठीक है, वो लेट्स सपोज
वो इसके एक्स की डायरेक्शन के हाफ के बराबर होगी, ठीक है, और हाफ जी डायरेक्शन में स्ट्रेन है। मतलब कहने का ये है, मतलब कहने का ये है कि अगर एक्स की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई हुई है, ठीक है, अगर एक्स की डायरेक्शन में एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू, ठीक है, इस ट्रेन की वैल्यू लेट्स सपोज हम 10 यूनिट्स कंसीडर करें, तो ये इस ट्रेन के जो कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा ना, उसका हाफ वॉल्यूम वाई की डायरेक्शन में कम हो रहा है और हाफ वॉल्यूम जेड की डायरेक्शन में कम हो रहा है। तो इसी तरह एप्सिलॉन वाई की जो होगा वो इसके एप्सिलॉन एक्स के हाफ के बराबर होगा, और एप्सिलॉन जी जो होगा वो भी एप्सिलॉन एक्स के हाफ के बराबर होगा, ठीक है। इसकी वजह से जो वॉल्यूम, ये जो टोटल वॉल्यूम है एक्स की डायरेक्शन में जो बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो इसके हाफ के बराबर एक्स वाई की डायरेक्शन में कम होगा, और हाफ के बराबर जो है ना वो जेड की डायरेक्शन में कम हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को एग्जांपल को जहन में रखते हुए इधर अगर हम बात करें कि पॉइजन रेशो जो इसकी है वो एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन एक्स है। एप्सिलॉन वाई की वैल्यू लेट्स सपोज 5 है, ठीक है, और एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.5 आएगी, ठीक है। इसी तरह इसकी वैल्यू भी एप्सिलॉन जी 5 और एप्सिलॉन एक्स 10, ये भी 0.5 आएगी। मतलब ऐसा मटेरियल जो कि आइडियली बिहेव करे कि अगर एक्स की डायरेक्शन में उसके ऊपर कोई फोर्सेस लगाई जाएं, उसको स्ट्रेन करने की कोशिश की जाए एक्स की डायरेक्शन में, तो वाई की डायरेक्शन में और जी की डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शंस उस कमी को, वॉल्यूम की जो ज़्यादती हो रही है ना, मतलब जो वॉल्यूम एक्सटेंड होने की कोशिश कर रहा है, उस वॉल्यूम को बरकरार रखने के लिए मटेरियल यहाँ से वाई की डायरेक्शन से भी कम हो जाए और जी की डायरेक्शन से भी फ्लो होके वो एक्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे। तो ये काफ़ी हद तक वॉल्यूम को स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे, और ये तब पॉसिबल है जब मटेरियल के पार्टिकल्स के अंदर जो उनकी बॉन्डिंग होगी ना, ठीक है, जो मटेरियल्स के बॉन्डिंग होगी, उनकी बॉन्डिंग इस तरह की हो कि वो लॉन्ग चेन की शक्ल में दूर दूर ट्रेवल कर सकें। मतलब एक्स की डायरेक्शन में आपने इसे एक्सटेंड किया है, तो वाई की डायरेक्शन वाले पार्टिकल्स एक्स की डायरेक्शन में आके और जी की डायरेक्शन वाले भी एक्स की डायरेक्शन में आके एक्स को बढ़ा दें और वाई और जी की डायरेक्शन को कम करें, और फिर पॉइजन रेशियो जो है ना हमारे पास 0.5 आएगी, जो कि मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। तो यानी कि और हमें पता है कि रबर वाले मटेरियल में उसके पार्टिकल्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो चेन लाइक उनकी बॉन्डिंग होती है, और उनको ज़्यादा जितना मर्जी हम स्ट्रेन, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन करें तो भी वो टूटते नहीं, बल्कि उनके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, उनकी बॉन्डिंग टूटती नहीं है, बॉन्डिंग फिर भी उनको पकड़ के रखती है। तो ये रबर लाइक जितने भी मटेरियल्स होंगे उनकी आपको पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.5 के करीब करीब मिलेगी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर पार्टिकल्स बहुत सख्त हैं, ठीक है, मतलब इट्स बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल्स किसी पार्टिकल को उसके नेबर पार्टिकल ने बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ है, अगर आप एक्स डायरेक्शन में उसको खींचने की कोशिश करें तो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के पार्टिकल्स जो इसमें मटेरियल पड़ा हुआ है ना, वो पार्टिकल्स इतने इजीली एक्स की डायरेक्शन में ना जा सकें। तो ऑब्वियसली एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जी की वैल्यू वो कम होगी एज कंपेयर टू एप्सिलॉन एक्स के, ठीक है। चेंज इन जो यानी कि स्ट्रेन की वैल्यू वाई की डायरेक्शन में, जी की डायरेक्शन में ये थोड़ी सी लिमिटेड हो जाएगी अगर तो पार्टिकल्स काफ़ी मजबूती से पड़े हुए हैं। लेट्स सपोज स्टील का स्ट्रक्चर है, काफ़ी मजबूती से जकड़े हुए होते हैं, इतना आसान नहीं होता कि उनके पार्टिकल्स को ट्रैवल करवाया जाए, ठीक है। तो एक्स की डायरेक्शन में उनकी स्ट्रेन ज़्यादा होगी, वाई और जी की डायरेक्शन में एज कम्पेयर टू रबर काफ़ी कम होगी। तो इसी वजह से हमें लेट्स सपोज यहाँ पे वो कोई ऊपर एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जी के करीब जो है ना
वो ऑलमोस्ट 3 के करीब आपको मिलेगी अगर एप्सिलॉन एक्स 10 है यूनिट है तो हमें ऑलमोस्ट 0.3 के करीब 0.33 के करीब जो है ना वो मिलता है माइल्ड स्टील में, ठीक है, पॉइजन रेशो। तो पॉइजन रेशो बेसिकली डिपेंड करती है कि मटेरियल दूसरी डायरेक्शंस में कौन से वाला है, ठीक है, या बेसिकली मटेरियल कौन सा है, क्या वो वाई और जी का मटेरियल फ्लो कर सकता है जिस उस डायरेक्शन की तरफ जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है। अगर तो उसमें कैपेबिलिटी है रबर की तरह की तो उसकी पॉइजन रेशो की वैल्यू मैक्सिमम 0.5 आएगी। अगर उसकी कैपेबिलिटी कम है, उसको नेबरहुड एटम्स ने बड़ी ज़ोर से पकड़ा हुआ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो इतनी आसानी से नहीं आ पाएगी और उसकी पॉइजन रेशो की वैल्यू थोड़ी जो है ना वो कम हो जाएगी, 0.3 0.22 0.25, ठीक है। तो इसका मतलब है जो फेरस मटेरियल्स हैं जिनकी डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, डक्टिलिटी मतलब सॉफ्टनेस, उनकी पॉइजन रेशो की वैल्यू भी ज़्यादा होगी और वो फेरस मेटल्स, ठीक है, या एलॉयज़, फेरस एलॉयज़ जिनमें हार्डनेस अफेक्ट ज़्यादा होता है कार्बन कंटेंट्स ज़्यादा करने की वजह से या दूसरे पार्टिकल्स ज़्यादा मिक्स करने से, वो उनकी जो वाई और जी की डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स पड़े हुए होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली फंसे हुए होते हैं, वो इजीली उनका मटेरियल उस डायरेक्शन की तरफ फ्लो नहीं कर सकता हार्डनेस होने की वजह से जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है, ठीक है। इस वजह से उनकी पॉइजन रेशो काफ़ी कम आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मतलब ये भी जो मैंने आपको दिखाया था कि इसमें Poisson पॉइजन ratio. रेशो की To वैल्यू understand जो Poisson's ratio आपके shown. पास आई हैं, ये देखें, ये कॉर्क बेसिकली दिया। कॉर्क आपने देखा होगा अक्सर ही पुरानी बोटल्स के ऊपर ना एक ढक्कन कैप के तौर पे कॉर्क होता था लकड़ी का, वुड की तरह का, ठीक है। उसको आप दबाएं तो वो एक ही डायरेक्शन में बेसिकली वो दब जाता है, ठीक है, वो दूसरी डायरेक्शन में एक्सपेंड होता ही नहीं है, यानी कि लेटरल डायरेक्शन की स्ट्रेन ज़ीरो होती है और उसकी जो प्राइमरी डायरेक्शन की स्ट्रेन होती है वो उसकी वैल्यू अच्छी होती है जितना भी आप उसको प्रेस करते हैं, लेकिन लेटरल में ना होने की वजह से उसकी पॉइजन रेशो की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। तो लिहाजा यहाँ पर जो है ना वो ज़ीरो आएगा कॉर्क में। रबर में मैक्सिमम तकरीबन आपको देखने में मिलेगी, लेड की थोड़ी सी कम होती है। इसी तरह चीज़ आप घरों में खाते हैं, चीज़ वो कितना सॉफ्ट जेली की तरह या रबर की तरह का मटेरियल होता है, उसकी वैल्यू भी 0.45 समथिंग के करीब होती है, ठीक है। इसी तरह कॉपर की एक वैल्यू है, कॉपर भी थोड़ा सा सॉफ्ट मेटल है, आपने बिजली की तारों को प्रेस करके घुमा के देखा होगा। एलुमिनियम भी थोड़ा सा सॉफ्ट है लेकिन कॉपर से थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है, एलुमिनियम। इसी तरह स्टेनलेस स्टील है, वो थोड़ा हार्ड है, स्टील और हार्ड है, इन दोनों के दरमियान माइल्ड स्टील आएगा ऑलमोस्ट 0.33 के करीब MS, ठीक है, वो डक्टाइल होता है थोड़ा सा, ठीक है, स्टेनलेस स्टील से भी डक्टाइल होता है। तो ये याद रखें कि जो चीज़ जितनी रबर लाइक की नेचर में जाएगी उसकी पॉइजन रेशो की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, और जो चीज़ जितनी हार्डनेस की तरफ जाती जाएगी और जितनी स्ट्रेंथन होती जाएगी या जिसका लैटिस स्ट्रक्चर उसको अलाउ नहीं करेगा पार्टिकल्स को दूसरी डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर की ओरिएंटेशन इस तरह की होगी, तो वहाँ तो उसकी जो आपके पास पॉइजन रेशो की वैल्यू होगी वो काफ़ी कम देखने को मिलेगी, ठीक है। Poisson's ratio. इसी तरह ये 3 डायमेंशन में अगर हम देखें किसी The tensile load is applied on the both end of the rod. ठीक है, तो इसको अगर टेंसाइल लोड इसके ऊपर लगाएं तो ये एक्सटेंड होता है, ठीक है, तो इसकी लेकिन ओरिजिनल डायरेक्शन से इसका डायामीटर भी कम हो जाता है, ठीक है। तो The length is increases in lateral direction. बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल एलोंगेशन, आपको पता है वो किस तरह निकालते हैं, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। लेटरल डायरेक्शन में
मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डायामीटर किस तरह चेंज होगा, ठीक है। तो फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ वो आप कर लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेन्स इनकी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। फार्मूला the distance proportional ratio divided by longitudinal strain. पॉइसन रेशियो को हम ले सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ना पॉइसन रेशियो पे एक मेरे पास काफ़ी अच्छी एक जनरल सी वीडियो है, तो इसको देखते हैं। इसी में हम आगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और जनरलाइज्ड हुक्स लॉ को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये इस वीडियो को आप सुने, और इसमें मैं वक्तन फ़वक्तन साथ बीच में स्टॉप करके ना आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा जहाँ पे मुझे फ़ील हुआ कि वो ज़रूरी है। ज़रा गौर से इसको सुनिएगा आप। Hello everyone and welcome to another video on the Efficient Engineer channel. In this video, we're going to take a look at a really interesting material property, Poisson's ratio. Poisson's ratio is such an important material property because it gives us key information about how different materials deform under loading. Let's get right into it. We can start with a quick example, the rubber band. If you take a rubber band and stretch it along its length will obviously increase, but it is also quite intuitive that at the same time the band will get thinner. Poisson's ratio can tell us how much thinner the band is going to get. What about for a generic lump of material? Take this little orange cuboid. If we apply a compressive force to it, it will expand in the directions which are perpendicular to the direction in which we are applying the load. We call the direction along which the load is applied the longitudinal direction, and we call the perpendicular directions the lateral directions. If we reverse the direction of the force to apply a tensile load, the cuboid will obviously extend in the longitudinal direction, and it will contract in the lateral directions. The key concept here is that when you apply a load to a material in one direction, the material will also deform in the lateral directions. Poisson's ratio is the parameter that tells us how much the material will deform in the lateral directions. To define Poisson's ratio more precisely, let's take a closer look at the case where a tensile force is applied. First, let's give names to the various parameters involved. Lx, Ly, and Lz are the original dimensions of our cuboid along the x, y, and z axes. Delta Lx, delta Ly, and delta Lz are the changes in these dimensions after the load has been applied. They are shown as being divided by 2 because the change in dimension occurs on both sides of the object. इसने डायमेंशन को 2 के साथ इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हाफ डायमेंशन डेल्टा एल जेड की ना वो यहाँ पर है और हाफ नीचे है। इसी तरह डेल्टा एल वाई की हाफ इस साइड पर है और राइट साइड पर भी डेल्टा एल वाई की ना हाफ यहाँ पर पड़ी हुई है। दोनों को मिलाएंगे डेल्टा एल वाई हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन लेंथ इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह चेंज इन लेंथ इन जी डायरेक्शन बी वो 2 पार्ट्स में है, ठीक है। तीनों डायमेंशंस जो है ना वो हाफ हाफ पार्ट्स में है, और सबको सम अप करेंगे तो वो ओरिजिनल आ जाएगा डेल्टा एल एक्स या डेल्टा एल वाई या डेल्टा एल जेड। Next, we can write up the strains in all 3 directions. As a quick reminder, strain is a measure of deformation and is defined as the change in length divided by the original length. It is denoted using the Greek letter epsilon and is usually expressed as a percentage. When we apply our longitudinal load, it turns out that the resulting strains in the lateral directions are equal. And here's the interesting part. They are proportional to the strain in the longitudinal direction. यहाँ पे भी सिर्फ ये बात हुई है कि जो लेटरल डायरेक्शन के हैं ना 2 लेटरल डायरेक्शंस, एक्स की डायरेक्शन में तो हमने फोर्स अप्लाई की और डिफॉर्मेशन ली। जो बाकी 2 डायरेक्शंस हैं वाई डायरेक्शन और जी डायरेक्शंस, उनमें जो स्ट्रेन होगी वो दोनों बराबर होगी क्योंकि ये क्यूब कंसीडर किया गया था,
ठीक है, उनकी डायमेंशन सेम थी और आइसोट्रॉपिक मटेरियल कंसिडर किया गया, यानी कि प्रॉपर्टी विद इन द मटेरियल सारे मटेरियल की सेम है, एक जैसी है। ठीक है, मटेरियल हर मटेरियल जो है ना वो पूरी बॉडी के अंदर एक जैसा बिहेव करेगा, इसलिए एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जी वो दोनों एक जैसे आएंगे। ठीक है, और एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जी बेसिकली स्ट्रेन जो हो रही हैं वाई डायरेक्शन और जी डायरेक्शन में, वो किसकी वजह से हो रही हैं? बेसिकली वो एक्स की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं ना हम, उसकी वजह से हो रही हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं एप्सिलॉन वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन एक्स, और एप्सिलॉन जी भी एप्सिलॉन एक्स के प्रोपोर्शनल है। The ratio between the longitudinal strain and the lateral strain is actually a material constant. You might have guessed it by now. The lateral strain is actually a material constant. You might have guessed it by now, but we denote this material constant with the Greek letter nu, and we call it Poisson's ratio. By the way, Poisson's ratio is named after this guy, Simeon Denis Poisson, the famous French mathematician who formally defined the ratio in a note published in 1827. You might be wondering why a minus sign slipped into the equation. Remember that by convention, tensile strains are positive and compressive strains are negative. The minus sign is just there so that for the typical case where the lateral strains are opposite in sign to the longitudinal strains, we get a positive Poisson's ratio. Now is probably a good time to mention that this equation and the concepts described in this video only apply for isotropic materials. You might be wondering why a minus sign slipped into the equation. Remember that by convention, tensile strains are positive and compressive strains are negative. The minus sign is just there so that for the typical case where the lateral strains are opposite in sign to the longitudinal strains, we get a positive Poisson's ratio. अभी तक इसने ये मतलब बेसिकली जो कंप्रेसिव डायरेक्शन होती है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेन लेटरल डायरेक्शन में जो कंप्रेसिव हमारे पास आती है वो उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाता है, और अगर कंप्रेशन करें तो लॉन्गिट्यूडनल पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली डायरेक्शंस ये बताने के लिए होती है कि लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल आपस में ऑपोजिट है। ठीक है, वैसे पॉइजन रेशो को हम जो है ना वो पॉजिटिव साइन में ही कन्वेंशनली लिखते होते हैं। ठीक है, तो ये एक कन्वेंशन चली आ रही है जिसको फॉलो करते हैं कि पॉइजन रेशो की वैल्यू 0.3 रखनी है, 0.2 है, 0.4 है, 0.5 है, व्हाटएवर। ठीक है, तो कन्वेंशनली इसको यही लिखते होते हैं। वैसे लेकिन ये जो ऊपर माइनस साइन होता है ये शो करता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल की डायरेक्शन दोनों आपस में ऑपोजिट हैं। अगर इसको टेंसाइल करेंगे तो ये कंप्रेसिव की डायरेक्शन में प्रेस होगी, अगर इसको कंप्रेस करेंगे तो ये टेंसाइल की डायरेक्शन में एक्सपैंड होगा मटेरियल यहाँ पर। ठीक है, Now is probably a good time to mention that this equation and the concepts described in this video only apply for isotropic materials, which are materials which have the same properties in all directions. We are also assuming that the materials are deforming within the elastic region. Things get a bit more complicated when plastic deformation is involved. And obviously हम ये जितनी भी ये जो स्ट्रेन कर रहे हैं ये इलास्टिक रीजन के अंदर हैं। प्लास्टिक रीजन के अंदर जो है ना ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी वर्सेटाइल सा उसका बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, जिसके डिपिक्ट करना इतना आसान नहीं है, मतलब वो बल्कि हमारे सब्जेक्ट से भी हट जाता है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट जो है ना वो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो कि थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी को डील करता है बेसिकली। ठीक है, विद इन इलास्टिक रेंज ये सब्जेक्ट मूव करता है। बाकी जो प्लास्टिक रीजन्स के बिहेवियर हैं वो थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी में आते हैं, जो कि आगे एमएस में अगर आप जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट देखने को मिलता है, थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी। तो उसके रूल्स वहाँ पर हुक्स लॉ की बजाय दूसरे रूल्स लगते हैं। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वहाँ पर नहीं होता, वहाँ पे दूसरे रूल्स आते हैं थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी के लिए। तो it is obvious we are talking about elastic region, not in plastic region. Anyway, to summarize, Poisson's ratio is a dimensionless material property, which tells us how much a given material will contract in the lateral directions when we pull on it in a longitudinal direction.
Now that we know what Poisson's ratio is, we can look at some typical values for different materials. Without getting too deep into the math behind it, it's useful to know that the theoretical range of possible values for Poisson's ratio goes from -1 to 0.5. In practice, most real materials have a Poisson's ratio of somewhere between 0 and 0.5. Most metals have a Poisson's ratio of around 0.3. Here are some typical values for a few selected materials. ये जो हम पहले बात कर रहे थे कि रबर की आलमोस्ट 0.5 के करीब है, चीज़ की 0.45 के करीब, स्टील कॉपर वगैरह जो हैं वो उनकी 0.3 के करीब आ जाती है, एलुमिनियम की थोड़ी सी ज़्यादा होती है 0.35, माइल्ड स्टील की इन दोनों के दरमियान कुछ आएगी 0.33 के करीब, ठीक है। तो कंक्रीट की ऑब्वियसली ब्रिटल होता है कंक्रीट, ठीक है, उसको आप प्रेस करें तो लेटरल डायरेक्शन में इतनी आसानी से वो ट्रैवल नहीं करता उसका मटेरियल, तो हार्ड होता है। कॉर्क आइडियल एग्जांपल है उसकी कि ज़ीरो पॉइजन रेशो उसमें आएगी, आप उसको प्रेस करें तो वो अपनी ही डायरेक्शन में सिर्फ वो प्रेस होता जाता है, तो जो लेटरल डायरेक्शन होती हैं उनमें उसकी आलमोस्ट ज़ीरो के बराबर होती है स्ट्रेन, जिसकी वजह से इसकी पॉइजन रेशो की वैल्यू ओवरऑल ज़ीरो के बराबर आ रही होती है। Now let's look at how different values of Poisson's ratio affect how a material deforms under loading. We'll keep things simple and consider a two-dimensional case. Most materials have Poisson's ratios between 0 and 0.5. When a tensile force is applied, these materials contract in lateral directions, as we have already seen with our orange cuboid. Materials with a Poisson's ratio of 0 are interesting. When a longitudinal tensile force is applied, there is no deformation in the lateral directions. One material that behaves in this way is cork, which has Poisson's ratio close to 0. This property makes it a very useful material for certain applications. A great example is the cork in a bottle of wine. Because it doesn't expand laterally when compressed, as you can see here, it can easily be inserted into the neck of a bottle. A material with a larger Poisson's ratio would be much more difficult to insert, as it would expand in the lateral directions when compressed. Finally, we have materials with negative Poisson's ratios. These are known as auxetic materials. They expand laterally when pulled and contract laterally when compressed, which seems counterintuitive. These are mostly engineered materials, like special foams, rather than materials occurring naturally in nature. This animation should give you an idea of how it is possible. ये सबसे पहले तो जो जनरल मटेरियल्स है ना, ये उनकी बात की गई है 0 से लेके 0.5 के दरमियान जिनकी पॉइजन रेशो होती है। मतलब किसी चीज़ को अगर आप एक्सटेंड करें तो उसकी वर्टिकल डायरेक्शन या लेटरल बाकी डायरेक्शंस की डायमेंशन जो है ना वो उसके अकॉर्डिंगली कम होती है, ठीक है। और मटेरियल के अंदर की बॉन्डिंग और मटेरियल के अंदर की जो लैटिस स्ट्रक्चर या मटेरियल की जो अरेंजमेंट है वो डिफ़ाइन करेगी कि मटेरियल ने कितना ट्रैवल करना है प्राइमरी डायरेक्शन में, यानी कि प्राइमरी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उस डायरेक्शन में कितना ट्रैवल करना है, ठीक है। रबर ज़्यादा ट्रैवल करेगा तो उसकी हाफ के करीब आ जाएगी, माइल्ड स्टील कम ट्रैवल करेगा तो उसकी 0.33 के करीब आ जाएगी, ब्रिटल मटेरियल और कम ट्रैवल करेंगे तो उनकी और कम आ जाएगी। और बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जिनको अगर प्राइमरी डायरेक्शन में खींचा जाए तो उनकी सेकेंडरी डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा कि कॉर्क की एक एग्जांपल हमने दी थी, उसकी पॉइजन रेशियो इतनी कम हो जाती है कि 0 के बराबर आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको अगर एक्सटेंड किया जाए तो उनकी प्राइमरी डायरेक्शंस में मटेरियल बजाय के कम होने के वो भी बढ़ जाता है, और अगर उन्हें प्रेस किया जाए तो उनकी प्राइमरी डायरेक्शंस का मटेरियल बजाय के ज़्यादा होने के वो भी कम हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मतलब उसका वॉल्यूम अगर प्राइमरी डायरेक्शन में कम करें तो सेकेंडरी डायरेक्शन में भी वो कम हो जाता है बजाय के बड़े वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए, ठीक है। तो वो बजाय के बढ़ने के वो भी जो है ना बजाय के मतलब इसको अगर हम प्रेस करें तो बजाय के बढ़ने के वो भी कम होता रहता है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक जो वॉल्यूम है ना उसका या तो बढ़ता ही रहता है या कम ही होता रहता है, ठीक है। इस तरह के स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्ड मटेरियल्स का मतलब है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स का मतलब ये है कि इंजीनियर्ड मटेरियल्स, ठीक है, उनका मतलब ये है कि जो खुद बनाए जाते हैं, ठीक है।
तो जिन पे इंजीनियरिंग करके स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स होते हैं, उनकी एक एग्जांपल ये दी जा रही है, ये देखें. rather than materials occurring naturally in nature. This animation should give you an idea of how it is possible to get negative Poisson's ratios. अब इसमें देखें आप कि ये एक प्राइमरी डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है, तो सेकेंडरी डायरेक्शन की भी वो जो है ना डायमेंशन वो भी कम हो रही है. प्राइमरी डायरेक्शन में भी कम हो रही है, सेकेंडरी डायरेक्शन में भी कम हो रही है. लेकिन नॉर्मली आपको ये देखने को मिलता है कि अगर प्राइमरी डायरेक्शन की में स्ट्रेन आ रही है कंप्रेसिव में, तो दूसरी डायरेक्शंस में टेंसाइल आएगी. लेकिन इसमें सेम आ रही है. अगर इधर भी कंप्रेसिव है तो यहाँ पे भी कंप्रेसिव है. ये कुछ स्पेशलाइज फोम्स का स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया, डिज़ाइन किया जाता है. ठीक है, डिफरेंट पर्पसेस अचीव करने के लिए. You can see that as the material is compressed, both its longitudinal and lateral dimensions are reduced. For a typical material with a Poisson's ratio larger than 0, you would expect the lateral dimensions to increase when the material is compressed. Because it tells us how a material deforms, Poisson's ratio is a very important parameter in continuum mechanics for determining how a body responds to applied stresses. Let's look at a simple case of uniaxial stress, the tensile test. It is easy enough to determine the strains acting on a small piece of the specimen under test. The applied stress is a normal stress in the x direction, sigma x. The strain in the longitudinal x direction is simply given by Hooke's law as sigma x divided by the Young's modulus E. Even though there are no stresses acting in the lateral y and z directions, there will be strains in these directions as the material is contracting laterally. The strains in the lateral directions are obtained by multiplying the longitudinal strain by Poisson's ratio. This is just using the definition of Poisson's ratio, which we covered earlier. अच्छा, ये यहाँ पर हमें पता है एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर ई होता है. ठीक है, वो ये वहाँ से निकला. सिग्मा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और स्ट्रेस इज इक्वल टू ई स्ट्रेन. ठीक है, उस इक्वेशन को जो है ना हमने रीअरेंज करके लिखा हुआ है कि एप्सिलॉन एक्स कितना होगा. इस एक्स वर्टिकल एक्स डायरेक्शन की स्ट्रेन लिखी है यहाँ पर. ठीक है, और साथ फिर एप्सिलॉन वाई को और एप्सिलॉन जी की वैल्यू उनको भी फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है एप्सिलॉन एक्स के रिस्पेक्ट. ठीक है, अगर एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू पता हो तो एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जी की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें पॉइजन रेशियो का पता हो. ठीक है, बेसिकली एप्सिलॉन एक्स अगर किसी डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, तो और हो रही है और उसकी वैल्यू का अगर हमें पता हो और हमें मटेरियल के बिहेवियर का पता है कि अगर एप्सिलॉन एक्स की डायरेक्शन में इतनी स्ट्रेन होगी और मटेरियल दूसरी डायरेक्शन में इस तरह बिहेव करेगा, तो हम दूसरी डायरेक्शन की स्ट्रेन एग्जैक्टली वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. दूसरी डायरेक्शंस की स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेन मतलब एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जी, ये हम निकाल सकते हैं एप्सिलॉन एक्स की मदद से अगर मटेरियल के बिहेवियर यानी कि पॉइजन रेशियो का पता हो. ठीक है, ये इसमें पजल होने की ज़रूरत नहीं है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम ये सिंपल सा भी ये देखें ना, मतलब हमने एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू निकाली कि डेट इज सिग्मा एक्स ओवर ई की वैल्यू ये है. ठीक है, तो यहाँ अगर हमें एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जी की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, जिसको हमने कहा कि ये बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टी और मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन एक्स के बराबर है. ठीक है, जिस डायरेक्शन में स्ट्रेन है. तो बेसिकली ये चीज़ क्या थी, यहाँ पे हम वो न्यू की वैल्यू डालें तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या थी, लेटरल स्ट्रेन ओवर प्राइमरी स्ट्रेन. लेटरल स्ट्रेन क्या थी, वाई की डायरेक्शन में एप्सिलॉन वाई डिवाइडेड बाय
प्राइमरी डायरेक्शन में, और ये माइनस था बेसिकली, ठीक है, लेटरल डायरेक्शन का, और पॉइजन रेशियो में ना माइनस था, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एक्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हमारे पास पॉइजन रेशियो की वैल्यू होगी मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन एक्स, ठीक है। एप्सिलॉन एक्स इसके साथ कट जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और पीछे हमारे पास एप्सिलॉन वाई रह जाएगा जो कि एप्सिलॉन वाई, यानी कि ये एप्सिलॉन वाई को ही मॉडिफाई करके लिखा हुआ है पॉइजन रेशियो, और जो हमारे पास आ रही है एप्सिलॉन एक्स उसकी फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसको सुने ज़रा। But what if we look at a more complex case, where we have triaxial stress, with different stresses in all three directions? In this case, we can't just use Hooke's law to determine the strain in the x direction. बेसिकली आप ये देखें कि ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास है, ठीक है, ये इक्वेशन वैलिड तब रहेगी जब हमारे पास वन डायमेंशन में कोई मटेरियल है, मतलब कोई या प्लेन की शक्ल में हम बात कर रहे हैं, या एक बहुत थिन सी वायर है, तो हम दूसरी डायरेक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं और एप्सिलॉन एक्स स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन उसको कम्प्लीटली सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई लिख लेते हैं। लेकिन क्या एक्स डायरेक्शन में, ये जो एक्स डायरेक्शन हमने वर्टिकल में लिया है, तो एक्स डायरेक्शन में होने वाली स्ट्रेन क्या दूसरी डायरेक्शन की स्ट्रेन्स की वजह से अफेक्ट नहीं होती? ऑब्वियसली होगी। दूसरी डायरेक्शंस में जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो इसके ऊपर एक अफेक्ट डालता है, ठीक है। इसको या ज़्यादा करने की कोशिश करता है या कम करने की कोशिश करता है, डिपेंड करता है उसका मटेरियल का बिहेवियर दूसरी डायरेक्शन के लिए कैसा है, यानी कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो वो उसको अफेक्ट करेगा। तो यानी कि एप्सिलॉन एक्स जो इस एक्स डायरेक्शन में एक्स है, वो सिंपली सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई से नहीं होगा, वो दूसरी डायरेक्शंस के भी अफेक्ट्स को कंसीडर करना पड़ेगा जो कि पॉइजन रेशियो की वजह से हो रहा है। तो उसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं, ये देखें ज़रा। Because it will also be affected by the strains in the y and z directions. The simple version of Hooke's law for uniaxial stress no longer applies, because the strains in one direction will depend on the stresses applied in all three directions. We can use Hooke's law in combination with the equation for Poisson's ratio and the principle of superposition to obtain the equation for strain in the x direction. तो ये बेसिकली एप्सिलॉन एक्स जो होगा वो एप्सिलॉन सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई, और इसमें से एक अफेक्ट जो होगा ना पॉइजन रेशियो इनटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय ई आएगा, ठीक है। यानी कि वाई की डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी वो मल्टीप्लाइड बाय पॉइजन रेशियो, उतना सा इफेक्ट वाई की डायरेक्शन की वजह से एप्सिलॉन एक्स की पर होगा, और सिग्मा जी डिवाइडेड बाय ई यानी कि एप्सिलॉन जी में जो स्ट्रेन हो रही है मल्टीप्लाइड बाय पॉइजन रेशियो, वो अफेक्ट भी बेसिकली इसके ऊपर आएगा एप्सिलॉन एक्स की डायरेक्शन में, ठीक है, उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। We can rearrange this equation into a more practical form, like so, and then apply the same process to obtain equations for strains in the y and z directions. These equations form what is known as the generalized Hooke's law and can be used to determine deformations for a case of triaxial stress. उम्मीद है आपको ये इशू नहीं होगा, क्योंकि ये सिग्मा एक्स जो एप्सिलॉन एक्स लिखा है ना, ये जो पहले वाली इक्वेशन जो हमने भी लास्ट ड्राइव की है, ये उसी को बस रीअरेंज किया है, ठीक है। इसमें से इस इक्वेशन में से 1/e कॉमन लिया है, ठीक है, और हमारे पास अंदर सिग्मा एक्स माइनस ये टर्म रह गई थी, और इस माइनस में से फिर इन दोनों में से न्यू भी कॉमन ले लिया, तो सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जी आ गया, Equation into a more practical and then apply. तो हमारे पास ये बेसिकली ये चीज़ आ गई, माइनस में सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जी, ठीक है, और ये स्ट्रेन है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है।
एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू। इसी तरह एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन वाई 1/e एप्सिलॉन वाई माइनस न्यू इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जी आ जाएगा। By the same process to obtain equations for strains in the y and z directions. These equations form what is known as the generalized Hooke's law and can be used to determine deformations for a case of triaxial stress. तो ये बेसिकली जनरलाइज्ड हुक्स लॉ है और ये यूज़ करते हैं ट्राइएक्सिस जो हमारे पास ऐसी डिफॉर्मेशंस जहाँ पर 3 डायरेक्शंस जो है ना वो इन्वॉल्व हों, वहाँ पर हम जो है ना इस जनरलाइज्ड हुक्स लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, बजाय के जस्ट सिग्मा जो है ना सिग्मा इज इक्वल टू ई स्ट्रेन, ठीक है, एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर ई, ये सिंपल एक डायरेक्शन वाली स्ट्रेन वाला रिलेशन यूज़ करने के बजाय ये जनरलाइज्ड हुक्स लॉ वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये इसलिए करवाना ज़रूरी था कि अभी हम मोहर सर्कल को 3 डायमेंशन में लेके आना चाहते हैं, तो तीनों डायरेक्शन में वो स्ट्रेन किस तरह जो है ना वो शो होती है, वो रिलेशन समझना ज़रूरी था। इसलिए पॉइजन रेशो क्योंकि उस पर डिपेंड करती है, तो पॉइजन रेशो को भी हमने साथ लेके चलना था, ठीक है। तो ये जनरलाइज्ड हुक्स लॉ को अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी था। ये कंप्लीट करते हैं, फिर आगे फाइनल बात करेंगे। There is one last case I would like to mention, which is materials with a Poisson's ratio of 0.5, the maximum value in the theoretical range we discussed earlier in the video. Let's return to our cuboid to introduce the concept of volumetric strain. Volumetric strain is a measure of the change in volume of an object under load. I'm sure it will come as no surprise that it is closely linked to Poisson's ratio. We can calculate the volumetric strain by summing the strains in all 3 directions. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आमतौर पे आपने जैसा कि डेफिनेशन से भी जानते हैं कि ये चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम के बराबर होती है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जी तीनों डायरेक्शन की जो स्ट्रेन्स हैं इसको अगर ऐड कर दें तो यही चीज़ आ जाती है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इस चीज़ को आप ज़रा खुद ड्राइव करके भी देखिएगा, आपके पास यही रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ओरिजिनल वॉल्यूम वाली जो डायमेंशंस है ना वो आपको स्ट्रेन में जो नीचे वाली 3 है ना ये डायमेंशंस वहाँ से आपको मिल जाएंगी। मतलब एप्सिलॉन एक्स क्या होती है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह चेंज इन लेंथ इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको ये नीचे जो ओरिजिनल लेंस है ना यहाँ से आपको उसके साथ कॉरस्पॉन्डेंस मिल जाती है ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ, ठीक है। और ऊपर वाली जो चेंज इन लेंस है वो चेंज इन वॉल्यूम के साथ कॉरस्पॉन्डेंस देगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन्स का इजी एक हाल ये भी होता है कि तीनों डायरेक्शंस की जो स्ट्रेन्स हैं उनको आप एडअप कर दें। Let's use the equations from the generalized Hooke's law we just covered to expand the equation for volumetric strain. ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जी की वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं जनरलाइज्ड हुक्स लॉ से, जब भी हमने जो ये निकाली थी, ठीक है, तीनों वैल्यूज़, ठीक है। इनको एडअप करके समराइज करते हैं और रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। We can then rearrange the terms to end up with the following equation. You might notice that something interesting happens to the volumetric strain when Poisson's ratio is equal to 0.5. अब आप ये देखें कि ये जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास यहाँ पर 1 - 2 न्यू की वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर न्यू की वैल्यू जो है ना, अगर लेट्स सपोज माइल्ड स्टील है 0.33 पुट करें तो आपके पास कोई ना कोई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कि भाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि कोई ना कोई चेंज इन वॉल्यूम हुआ है, ठीक है। अगर आप प्राइमरी डायरेक्शन में किसी बॉडी के ऊपर कोई उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी डायरेक्शंस
काम मटेरियल सारे वो पूरा गैप को कवर नहीं कर पाता, प्राइमरी डायरेक्शंस में जो स्ट्रेन होती है उसके गैप को पूरा कवर नहीं करता अपनी स्ट्रेंथ की वजह से। रबर कवर कर देता है, इसलिए उसकी जो हमारे पास पॉइजन रेशो की वैल्यू आती है ना वो 0.5 पूरी आ जाती है। ठीक है, तो मतलब रबर या रबर की तरह के जो मटेरियल्स हैं वो एक ऐसी खासियत रखते हैं कि अगर उनको एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन करने की कोशिश करें तो वाई और जी की डायरेक्शन में इतना वॉल्यूम कम हो जाता है कि ओवरऑल वॉल्यूम बॉडी का सेम रहता है। ठीक है, ओवरऑल वॉल्यूम बॉडी का सेम रहता है। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा रबर वाले मटेरियल्स में। तो वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम रबर के मटेरियल के लिए क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन में अगर हम रबर के मटेरियल की पॉइजन रेशो 0.5 पुट करें तो 0.2/0.5 जो होगा वो 1 आता है। 1 - 1 ये 0 आ जाएगा। तो ये सारी इक्वेशन 0.5 के केस के लिए जस्ट 0 वैल्यू आपको देगी। यानी कि रबर का मटेरियल जिसको आप एक्स डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन करते हैं तो वाई और जी डायरेक्शन उस एक्स डायरेक्शन की जो कमी होती है ना डेफिशिएंसी मटेरियल की उसको फिलअप कर देते हैं और वॉल्यूम सेम रहता है। लेकिन माइल्ड स्टील और इसी तरह कंक्रीट और बाकी जो मटेरियल्स हैं इसी तरह कॉर्क वो डेफिशिएंसीज को पूरी तरह या तो पूरा नहीं करते या बिल्कुल भी पूरा नहीं करते। ठीक है, तो या तो उनकी वैल्यू 0 आ जाती है या 0.2 0.3 वगैरह या इस तरह आ जाती है या वॉल्यूम टोटल बढ़ ही जाता है। ठीक है, यानी कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0 से बढ़ना शुरू हो जाती, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, 1 की तरफ भी चली जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह ये डिफरेंट जो है ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के हमारे पास रिजल्ट आएंगे। We end up with a volumetric strain equal to 0. This means that for materials with a Poisson's ratio of 0.5, the volume of the material remains constant as it deforms. These are known as incompressible materials. Rubber is an example of an incompressible material. And that's it. We've reached the end of our review of Poisson's ratio. If you enjoyed watching, तो ये पॉइजन रेशियो पे एक कंप्लीट हमारा ये लेक्चर था। तो होप आपको ना काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब मैं इसके साथ इंशाल्लाह अटैच करूँगा उसको सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। इस तरह की 1-2 चीज़ें और हैं जो कि बड़ी ज़रूरी होती हैं आपके मतलब हमारे कोर्स के लिए। और इस पॉइजन रेशियो वाली और जनरलाइज्ड हुक्स लॉ की जो इक्वेशंस डिराइव की हैं हमने, इनको हम यूज़ करते हैं 3 डायमेंशन मोहर सर्कल में। तो उसके ऊपर हम देखेंगे कि वो किस तरह हमें हेल्प आउट करती हैं 3 डायमेंशन स्ट्रेन और 3 डायमेंशन स्ट्रेस जो है ना मोहर सर्कल में बनाने के लिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।